हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम कक्षा 10th का हिंदी का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, जो आपकी भिवानी बोर्ड की साइड है, उस पर जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उसका आज हम कोड सेट ए करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके जहाँ पर 4 सेट दिए हुए हैं, इनको हम बारी बारी से सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर करेंगे। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जिनको आपने पढ़ लेना है क्वेश्चन पेपर को शुरू करने से पहले। तो सबसे यहाँ पर पहला जो खंड क है, इसमें जो है 7 प्रश्न दिए हुए हैं 2-2 नंबर के। तो सबसे पहला प्रश्न है, यहाँ पर लिखा है कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हमने ये समास की परिभाषा बतानी है जो कि आपकी किताब में लिखी हुई है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार जो इसकी परिभाषा है। ये यहाँ पर आपकी परिभाषा लिखी हुई है, आपने इसमें जो आप है थोड़ा बहुत अपनी ओर से ऐड करके भी लिख सकते हैं। तो ये पहले प्रश्न के उत्तर में लिखा है, जिस समास में दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण लिखी है, जैसे नील गगन, तो नीला है जो गगन। तो यह इसका उत्तर आपने लिख देना है। आप इसमें और भी एग्जाम्पल आदि ऐड कर सकते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है, मतानुसार भारतेंद्र का संधि विशेष कीजिए। तो ये 2 शब्द लिखे हुए हैं जो इनका हमने संधि विच्छेद करना है। तो ये यहाँ पर जो संधि विच्छेद ख के उत्तर में दिया हुआ है, पहले का मत प्लस अनुसार और दूसरे का है भारत प्लस इंद्रु। तो ये 2 है जो इनके संधि विशेष दिए हैं। आइए अब इसके बाद अगला जो गै पार्ट है इसको करते हैं। गै में लिखा हुआ है अति उप, तो ब्रैकेट में लिखा है उपसर्गों से एक एक नया शब्द बनाइए। तो इन शब्दों से हमने नए शब्द बनाने हैं, जैसे आप अपने बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके लिखा हुआ है गै के उत्तर में अति का अतिक्रमण और उप का लिखा हुआ है उपकार। तो इस तरह आपने इनके एक एक शब्द बनाने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जो उसका देख लेते हैं। इसमें यहाँ पर हमें लिखा हुआ है ग्रह और दूसरा लिखा है घोड़ा। ग में 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो इनके हमने पर्यायवाची शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर आपके जो उत्तर दिया हुआ है इसमें जो इनके पर्यायवाची 2-2 शब्द दिए हैं घ में, तो घर, निकेतन और दूसरे का है अशव और गोटक। तो ये 2 इसके जो है दिए हुए हैं पर्यायवाची शब्द। तो इस तरह आपने इनके जो है दूसरे का है अश्व और घोटक, तो ये आपने जो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है ण में जो लिखा हुआ है मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ये 2 मुहावरे दिए हैं, अंधे की लाठी और आंखें खुलना। इनके पहले आपने अर्थ बताने हैं और फिर इनको वाक्य में प्रयोग करना है। तो अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। तो ये आपका जो लिखा हुआ है यहाँ पर ण में पहले का एकमात्र सहारा, श्रवण कुमार अपने माता के पिता के लिए अंधे की लाठी के समान था। ये हमने इसको वाक्य में वर्त दिया है। तो आधा अंक अर्थ का हो जाएगा और आधा वाक्य का हो जाएगा। इस तरह दूसरा है होश आना। तो दूसरा जो हमारा शब्द था आंखें खुलना, तो उसका आएगा होश आना। फेल होने पर राम की आंखें खुल गई। तो इस तरह आपने भी कोई और वाक्य भी आप यहाँ पर बनाकर लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो यहाँ पर आपके उत्तर दिए गए हैं इनमें आप थोड़ा बहुत अपनी ओर से ऐड करके चेंज करके भी लिख सकते हैं। ये तो सिर्फ एक आपको एक मात्र दिशा दिखाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न है च में लिखा है उपमा अलंकार की परिभाषा 100 उदाहरण लिखिए। यानी उदाहरण के साथ हमने उपमा अलंकार की परिभाषा लिखनी है। तो आइए देख लेते हैं जो यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है जहाँ रूप गुण आदि की समानता के आधार पर किसी साधारण व्यक्ति वस्तु प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु प्राणी से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है, जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। तो यह एक एग्जाम्पल लिखी हुई है साथ में। तो इस तरह आपने इसका उत्तर लिखना है च का। इसके बाद आइए 6 प्रश्न देख लेते हैं। इसमें हमें पूछा है दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हमने दोहा छंद की परिभाषा भी यहाँ पर उदाहरण सहित
लिखनी है। तो ये यहाँ पर दोहा छंद की परिभाषा दी हुई है आपकी 6 के उत्तर में। दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। द्वितीय एवं चतुर्थ चरण के अंत में गुरु लघु वर्ण आते हैं। तो ये यहाँ पर इसका उदाहरण है। तुलसी जहाँ संसार में मिल्यो सबसे धाये, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो यह इसका उदाहरण है। तो आगे बढ़ने से पहले प्यारे बच्चों, आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, आपने वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी ज़रूर करना है। तो अगला जो आपका निबंध है ये यहाँ पर इसका उत्तर नहीं दिया हुआ। तो निम्न में से किसी एक विषय पर आपने निबंध लिखना है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, चंद्रमा 3 यानी सफल परीक्षण, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, बाल दिवस, पर्यावरण। तो आपने इन जो पांचों में से जो 5 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं इनमें से आपने किसी एक पर निबंध लिखना है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है आपका 3 नंबर, इसमें आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है। अर्जी जो होती है फीस माफ़ी हेतु मुख्याध्यापक को पत्र लिखें। जहाँ नव वर्ष की शुभकामनाओं के लिए मित्र को पत्र लिखें। तो एक आपने पत्र लिखना है इसमें दोनों में से। तो ये इस तरह का जो ये जहाँ पर आपको बताया जा रहा है ये एक नमूना टाइप है जिसमें ये बताया गया है प्यारे बच्चों आपको कि इस प्रकार के प्रश्न और अंकों सहित भी बताया है। जैसे फीस माफ़ी की अर्जी एप्लीकेशन है जो 5 अंक की है, और ये जो 2 नंबर में निबंध लिखना है ये भी 5 अंक का है। तो आइए अब ख प्रश्न जो ख खंड है इसके जो प्रश्न है इनको हम बारी बारी से कर लेते हैं। पहले यहाँ पर हमें 6 जो प्रश्न दिए हुए हैं 1-1 अंक के हैं। पहले में लिखा हुआ है क्षितिज काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पहले में लिखा हुआ है पुरइनी पात किसका पत्ता होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कमल, गुलाब, चंपा, चमेली। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है कैक कमल वो सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्याश रामचरितमानस के कौन से कांड में से लिया गया है। तो इसका जो प्यारे बच्चों उत्तर है जो पहला क्या है बाल कांड, ये इसका उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा, यहाँ पर लिखा हुआ है सीवन उदेड़ना का अर्थ है। तो सीवन उदेड़ना का अर्थ प्यारे बच्चों होता है जीवन के रहस्य जानना, यानी ग इसका उत्तर है। तो मैं सीधा आपको उत्तर पे ही ले जा रहा हूँ। ऑप्शन जो है आप इसके पढ़ते रहना साथ में। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 4 नंबर, उत्साह के आह्वान गीत यह किससे संबंधित है। तो यह जो गीत है बादलों को संबोधित है, जो बादलों को संबोधित किया गया है इसमें। अगला है कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे थे। तो कवि की झोपड़ी में जल जात खिल रहे थे, यह इसका उत्तर है 5 नंबर का। इसके बाद 6 नंबर है संगीतकार का क्या काम है। जो संगीतकार है यहाँ पर लिखा हुआ है उसका क्या काम है। तो इसका जो ग उत्तर है मुख्य गायक की आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाना, तो यह उसका काम है। तो अगला जो 5 नंबर प्रश्न है इसमें हमें यहाँ पर ये 5 नंबर का है क्योंकि इसके नीचे जो 5 प्रश्न दिए हैं 1-1 नंबर के हैं। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये काव्यांश प्यारे बच्चों आपने पढ़ लेना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है हरी है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए। तो इस तरह प्यारे बच्चों इस पैराग्राफ को आपने पढ़ना है। और इसके बाद नीचे जो प्रश्न लिखे हुए हैं ये 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है प्रस्तुत काव्यांश के कवि और कविता का नाम बताइए। तो प्यारे बच्चों जो कवि का नाम है वो सूरदास जी हैं और कविता का नाम है सूरदास के पद। इसके बाद अगला जो है इस पद का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो पहला जो ऊपर या आपने पढ़ा है इसका जो प्रसंग है यानी जो इसकी व्याख्या है वो आपने स्पष्ट करनी है। तो ये यहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ। जो इसका पार्ट है ख, इसमें आप देख सकते हैं ये जो इसके उत्तर लिखे हुए हैं साथ में 5 नंबर का। पहले का जो उत्तर है कवि सूरदास, जैसे मैंने बताया कविता सूरदास के पद। और ये दूसरे में इसके जो प्रश्न पूछा गया है उसकी व्याख्या है उद्धव गोपियों के निर्गुण योग साधना का संदेश देने आए हैं लेकिन गोपियां अपने वाक चतुर्य से उसे परास्त कर देती हैं।
तो इसके बाद जो अगला 3 नंबर प्रश्न है वो देख लेते हैं हम। उसमें लिखा हुआ है गोपियाँ क्या प्राप्त करना चाहती हैं। तो गोपियाँ क्या प्राप्त करना चाहती हैं, जो उनके वस्त्र होते हैं प्यारे बच्चों। तो जो गोपियाँ हैं वो अपना मन वापस पाना चाहती हैं, जो इस प्रसंग में लिखा हुआ है, जो चलते हुए कृष्ण जी चुरा कर ले गए थे। तो इस तरह जो अगला प्रश्न है इसमें हम देख लेते हैं। इस प्रश्न में लिखा हुआ है 4 नंबर प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण दीजिए। तो अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखना है, जो आपकी यहाँ पर लिखा हुआ है इस पैरे में। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाई। तो ये 4 नंबर प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद जो 5 नंबर प्रश्न है उसमें उसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है सच्चा राजधर्म किसे माना गया है। तो सच्चा राजधर्म किसे माना गया है, इसके उत्तर में यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, एक राजा किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रजा को परेशान और दुखी नहीं करता है। तो यह जो है 5वें प्रश्न का उत्तर है। इस तरह जो प्यारे बच्चों जो आपका अगला 6 नंबर प्रश्न है इसमें लिखा है निम्नलिखित काव्यांश का भाव व काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो ये जो प्रश्न है आपका, इसमें आपने 3 अंक का है, तो इस 3 अंक के हिसाब से इसका उत्तर देना है। ये जो लाइनें लिखी हुई हैं कविता की, इनका आपने भाव और काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। तो ये यहाँ पर इसका काव्य सौंदर्य, पहले भाव सौंदर्य का 1.5 अंक है और शिल्प सौंदर्य का भी आपको 1.5 अंक मिलेगा। तो भाव में आपने लिखना है, विश्वामित्र परशुराम की नाम समझी पर मन ही मन में मुस्कुराते हैं। वे सोचते हैं कि परशुराम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय बालक समझ रहे हैं, वह इनके बल और पराक्रम को नहीं जानते। ये दोनों लोहमयी तलवार है, गन्ने की बनी तलवार नहीं है, जो जीभ पर जाते ही गल जाए। तो ये इसका शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य है। और शिल्प सौंदर्य जो है यहाँ पर लिखा है भाषा अवधि है, इसकी छंद दोहा है, और अलंकार जो है श्लेष अलंकार है। इसमें खांड शब्द के 2 अर्थ हैं। तो यहाँ जो अगला मुहावरा यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रयोग हुआ है, हरा ही हरा सूजना। तो ये इसकी शिल्प जो भाव शिल्प सौंदर्य है उसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो ये 3 नंबर का प्रश्न था। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 7वां प्रश्न, यहाँ पर लिखा हुआ है आत्म कथ्या कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो जो ये जो है दोनों 3-3 नंबर के हैं, क और ख में जो प्रश्न है, सूरदास के पदों के आधार पर गोपियों की योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए। तो पहले हम आत्मकथ्य कविता का मूल भाव है जो क, इसको करते हैं। इसके बाद हम जो ख प्रश्न है इसको देखेंगे। तो क में यहाँ पर हमें लिखा हुआ है आत्मकथ्य कविता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इस कविता में उन्होंने यह संदेश दिया है कि आत्मकथा लिखने के लिए आत्मकथा लेखक को अपने जीवन की तमाम अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां अथवा कमियों को भी पूरी ईमानदारी के साथ उजागर करना पड़ता है। अपने मित्रों आदि के बारे में सत्य लिखना होता है, अपने निजी तथा व्यक्तिगत क्षणों के बारे में भी लिखना होता है। अंततः या तो व्यक्ति हिम्मत करके सब कुछ लिखे, अन्यथा झूठी महानता प्राप्त करने के लिए कल्पना का सहारा लेकर आत्मकथा लिखने का कोई महत्व नहीं है। तो ये क का उत्तर है। इसके बाद जो ख प्रश्न है इसमें सूरदास के पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करना है। तो ख का उत्तर यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, जो ये भी 3 नंबर का है। तो यहाँ लिखा हुआ है गोपियों के अनुसार योग साधना एक कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगला नहीं जा सकता। वे इसे एक बीमारी मानती हैं जिसके बारे में ना देखा ना सुना और ना ही भोगा। वे योग को योग की ऐसी शिक्षा की देने की बात कहती हैं जिनका मन विचलित या अस्थिर है। तो ऐसे लोगों को वो देने की बात करती हैं ये शिक्षा योग की जिनका मन विचलित या अस्थिर रहता है। तो इसके बाद अगला जो ग खंड है, जो अगला ग खंड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जो अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए ताकि वो भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। तो आइए देखते हैं 8 नंबर प्रश्न में भी हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। 6 अंक के 6 प्रश्न हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हालदार साहब पर 15वें दिन किस कस्बे से गुजरते थे। हालदार साहब हर 15वें दिन किस कस्बे से गुजरते थे। तो
यहाँ पर लिखा हुआ है घरेलू काम से, सॉरी मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पढ़ दिया। हालदार साहब हर 15वें दिन किस लिए कस्बे से गुजरते, तो किस लिए यहाँ पर पूछा है, तो इसका उत्तर है कंपनी के काम से जो थे वो इस हर 15वें दिन किस लिए कस्बे से गुजरते थे, तो हालदार साहब 15वें दिन कंपनी के काम से गुजरते थे। तो अगला प्रश्न है जो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, बाल गोविंद भगत की प्रतिभागियों पातियाँ कब चलती थी, तो इसका जो उत्तर है वो है फागुन का जो महीना है। अगला है लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने किस पर व्यंग किया है, तो इसका जो ख उत्तर है पतनशील सामंती वर्ग पर उसने व्यंग्य किया है। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, लेखक के पिताजी का शब्दकोश कैसा था, तो जो ये 4 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर है विषयवार। 5 नंबर प्रश्न है, इसमें यहाँ पर हमसे पूछा गया है, हनुमान जयंती के अवसर पर जो शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा कितने दिन तक होती है, तो यहाँ पर इसका उत्तर ग है 5 दिनों तक। इसके बाद अगला प्रश्न है, सभ्यता को किसका प्रमाण कहा गया है, तो सभ्यता को संस्कृति का प्रमाण कहा जाता है। तो ये 6 प्रश्न थे प्यारे बच्चों जो 1-1 अंक के थे। इसके बाद अगला जो है 5 अंक का जो पैराग्राफ लिखा हुआ है हमें, इसमें हमने इसके जो उत्तर हैं जो इस पैरे को पढ़कर जो इसके नीचे उत्तर लिखे गए हैं उनको करना है। इस पैरे में यहाँ पर लिखा हुआ है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनके बेटा मरा। बेटा इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त, और जो इसमें लिखा हुआ है सुस्त के बाद ये थोड़ा सा पता नहीं लग रहा, बोधा तो और बोधा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए जब प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, पोतहू बड़ी ही शुभ और सुशील मिली थी। तो इसके बाद आगे लिखा हुआ है यहाँ पर पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो सबसे पहले ये जो पैराग्राफ है हमारी जो किताब है उसका जो पाठ है उसके बारे में हमने बताना है कि ये किस पाठ में से लिया गया है। तो जो इस पाठ का नाम है वो है बाल गोविंद भगत, और जो लेखक है वो राम वृक्ष बेनपुरी है। तो इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें हमें यहाँ पर पूछा गया है, ख में पूछा है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष कब देखा गया, तो इसका जो उत्तर है सेकंड प्रश्न का इसका है, जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। तो उस दिन जो है उनकी जो यहाँ प्रश्न में पूछा गया है संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। तो तीसरा ग है, बाल गोविंद भगत अपने बेटे को किस कारण अधिक प्यार करते थे, तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमने पैरा पढ़ा वह कुछ सुस्त और बोधा सा था। तो आपने प्यारे बच्चों ये पैराग्राफ पढ़कर उत्तर ढूंढकर इनके उत्तर देने हैं। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है इसमें पूछा गया है, बाल गोविंद भगत के अनुसार कैसे आदमियों पर ज़्यादा निगरानी की आवश्यकता है। अगर आप इस पैराग्राफ में देखें तो किन आदमियों पर निगरानी की ज़्यादा आवश्यकता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि जो बाल गोविंद भगत थे वो सुस्त और बोधा सा, उनका जो बेटा बाल सुस्त और बोधा सा था, तो इसी कारण वो मानते थे कि उन पर ज़्यादा ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए। तो ये आपका जो उत्तर है यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है। जो चौथा 4 नंबर प्रश्न उत्तर है, बाल गोविंद भगत का बेटा कुछ सुस्त और बीमार सा, बोधे का मतलब बीमार सा था, इसलिए उस निगरानी की ज़्यादा आवश्यकता थी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है 4 नंबर के बाद 5 नंबर प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू कैसी थी। तो अगर आप पैराग्राफ में देखें तो उनकी जो बाल पुत्रवधू थी वो बड़ी ही शुभंग और सुशील मिली। तो यही आपके जो उत्तर है उसमें ये लास्ट में लिखा हुआ है, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू सुमंग और सुशील थी, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर बाल गोविंद की दुनियादारी के कामों से मुक्त कर दिया। तो इस तरह जो है आपने इसके जो उत्तर हैं
करने हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वक्त आप देख रहे हैं वीएमसी वैदिक मैथ क्लासेस चैनल पर कक्षा 10th का हिंदी का जो आपके कोड ए है उसका जो क्वेश्चन पेपर आपकी हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पर भिवानी बोर्ड की आया हुआ है उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर कीजिए। तो आइए अब 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, समय प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं, साहित्यिक विशेषताओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो प्यारे बच्चों, यह जो प्रश्न है 5 अंक का है। इसमें हमने जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली पर अलग अलग से लिखना है। यहाँ पर जो है लेखक का जो जीवन परिचय है वो 1 अंक का, प्रमुख रचनाएं 1 अंक की, साहित्यिक विशेषताएं 1.5 अंक की और भाषा शैली भी 1.5 अंक की है। जो आपके यहाँ पर ये प्रश्न लिखा हुआ है समय प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी जो पाठ है, इनमें जो ये बातें हमने बतानी है आपने इस हिसाब से लिखनी है जैसे मैंने आपको अंक तालिका के बारे में बताया। तो 11 नंबर प्रश्न है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो ये जो 11 नंबर का क है इसमें हमने यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर जो उत्तर लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले जो है क में लिखा हुआ है पान वाला काला मोटा खुशमिजाज व्यक्ति है, कस्बे के चौराहे पर उसकी पान की दुकान थी, उसकी बड़ी सी तोंद है, वह किसी भी बात को जाने बिना ही उस पर टिप्पणी कर देता है, उसके मुंह में पान ठुसा रहता है जिससे उसकी दांत लाल काले हो गए थे, वह कैप्टन को जैसे देशभक्त को भी लंगड़ा व पागल कहने से नहीं चूकता, वह संवेदनशील व्यक्ति भी है, कैप्टन की मृत्यु की बात कहते समय उसकी आंखों में आंसू छलक आए थे। ये जो है 11 नंबर प्रश्न का उत्तर है, 11 नंबर का उत्तर है। इसके बाद है जो ये 11 नंबर प्रश्न जो है 2-2 अंक के हैं दोनों। दूसरा जो ख है, लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अभी तक क्यों नहीं बन पाई। तो लेखक के अनुसार जो सभ्यता और संस्कृति की सही समझ क्यों नहीं बन पाई, तो ये जहाँ पर इसका उत्तर है दूसरे ख का। तो आइए इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। तो लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति शब्दों की सही समझ अब तक इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि हम इन दोनों बातों को एक ही समझते हैं या फिर एक दूसरे में मिला लेते हैं। इन दोनों शब्दों में के साथ कई बार बौद्धिक और आध्यात्मिक जैसे विशेषण भी लगा दिए जाते हैं। इन विशेषणों के प्रयोग के कारण यह निर्णय करना कठिन हो जाता है कि सभ्यता और संस्कृति एक ही है या फिर अलग अलग वस्तुएं हैं। यह जानना जरूरी है कि क्या यह एक चीज़ है या 2 चीज़ें हैं, और यदि 2 हैं तो दोनों में अंतर क्या है, तभी सही बात समझ आएगी। इसीलिए सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक नहीं बन पाई है। तो इसके बाद जो अगला पार्ट है, लास्ट पार्ट है जो घ और ड, इनको हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 12 नंबर प्रश्न में कृतिका भाग 2 के आधार पर निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इनमें से हमने 2 के उत्तर लिखने हैं और ये 3-3 अंक के हैं। तो पहले यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, आपके विचार में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है जो भोलानाथ है, क में लिखा हुआ है भोलानाथ की माँ जब तेल डालकर उसकी मालिश करती है और उसकी चोंटी को गूंथ देती है तो वह सिसकने लगता है, परंतु अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता है क्योंकि बच्चों का स्वभाव होता है कि वह अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। भोलानाथ को भी अपने साथियों के साथ उछल कूद करने में आनंद मिलता था। साथियों के बिना उसकी सारी मौज मस्ती अधूरी रह जाती थी। यदि वह अपने साथियों के सामने रोना सिसकना जारी रखे तो वह उसकी हंसी उड़ाते और उसे अपने साथ लेकर खेलने के लिए नहीं जाते थे। अपने मित्रों के साथ खेलने में भोलानाथ को बहुत आनंद आता था तथा अपने मित्रों के साथ वह तरह तरह की शरारतें भी करता था। वह अपने साथियों की मस्ती देखकर उसमें मगन हो जाता जिस कारण वह सिसकना भूल जाता था। तो यह इसका उत्तर है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर ख में प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झंझोर गए।
तो यहाँ पर उत्तर में हमने लिखना है, जब लेखिका ने सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर पहाड़ी औरत को देखा तो उस दृश्य ने उसे जोर दिया। उनके शरीर कोमल थे किंतु हाथों में कुदाल और हथौड़े थे। उनके हाथों में ठाठे पड़े हुए थे और पांव फूले हुए थे। कई औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में उनके बच्चे थे। मातृत्व और श्रम साधना एक साथ चल रही थी। तो ये जो है ख का उत्तर है, जैसे मैंने पहले बताया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 3 प्रश्न लिखे हुए हैं, आपने इनमें से 2 करने हैं, पर एग्ज़ाम के लिए आपने इन तीनों को याद करना है। मैं क्या लिखता हूँ शीर्ष पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो जो ग है इसमें इसका उद्देश्य यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ जल्दी से। मैं क्या लिखता हूँ अज्ञा जो जी का एक प्रसिद्ध निबंध है। लेखक ने इस निबंध में बताया कि लेखक की भीतर विमर्शता ही उसे लिखने के लिए मजबूर करती है और लिखकर ही लेखक उसे मुक्त हो पाता है। प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना पैदा होती है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु यह आवश्यक नहीं कि हर अनुभव अनुभूति बने। लेखक ने अपने द्वारा रचित हिरोशिमा कविता की रचना का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि अनुभव जब भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तब वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित हो जाता है। तो ये तीसरे का उत्तर था। इसके बाद जो लास्ट जो है इसका नैतिक शिक्षा के जो इसमें प्रश्न दिए हुए हैं हमें 13 नंबर में। तो ये यहाँ पर 4 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, योग किसको जोड़ने का काम करता है? शरीर, मन, आत्मा, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। तो अगला प्रश्न करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर कीजिए। तो आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे में लिखा हुआ है, मनुबाई की छबीली कहकर कौन पुकारता है? तो इसका जो दूसरा उत्तर है पेशवा साहब, इसका उत्तर है। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है लिखा हुआ है, सालिम अली को किस रूप में जाना जाता है? तीसरे प्रश्न में। तो इसका उत्तर है पशु विज्ञानी नहीं, इसका जो उत्तर है पक्षी विज्ञानी है। जो आपका जो आंसर आए हुए हैं उनमें इसका पक्षी विज्ञानी लिखा हुआ है। इसके बाद जो अगला 4 नंबर प्रश्न है इसमें लिखा हुआ है, भगनी निवेदिता का मूल नाम क्या था? तो जो भगनी निवेदिता का मूल नाम था उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है आपके मार्गरेट ग्रेट नोबल। तो इसके बाद जो 4 नंबर के बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। तो यह प्रश्न 3 अंक का है। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर यहाँ पर हमें लिखा हुआ है, ये नैतिक शिक्षा का प्रश्न है। हमें अहंकार से मुक्त होकर ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे दूसरों को शीतलता की प्राप्ति हो और हम सभी भी शीतल हों। तो प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा आप और अपने ओर से अपने जो भाव हैं ऐड करके इसको थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है 3 अंक का है तो 3 अंक वाला थोड़ा और बड़ा होना चाहिए। तो अगला जो इसका लास्ट ग है, स्त्री शिक्षा के विषय मदन मोहन मालवीय के क्या विचार थे? तो ये जो है इसका लास्ट प्रश्न है, इसका उत्तर भी हम जान लेते हैं जल्दी से। तो स्त्री शिक्षा के बारे में जो मदन मोहन मालवीय, स्त्री शिक्षा के विषय में मदन मोहन मालवीय जी के विचार उच्च थे। वो कहा करते थे स्त्री शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्त्रियां भावी संतान की माताएं हैं। उनकी शिक्षा ऐसी हो जो उनके व्यक्तित्व में प्राचीन और नवीन सभ्यता के गुणों का समन्वय करे। इस प्रकार वे चाहते थे कि स्त्रियां ऐसी शिक्षा ग्रहण करें जिससे वे अपने भाव संतान में प्राचीनता के साथ साथ नवीन गुणों का भी समावेश कर सकें। तो ये प्यारे बच्चों आपके जो लास्ट क्वेश्चन का उत्तर था नैतिक शिक्षा का, ये आपका जो पूरा हो गया है पेपर। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, ताकि मुझे इससे अब मोटिवेशन मिलती है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जो कोड है आपका हिंदी के अगले कोड के साथ। तो तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।